Hello dear students, myself डॉक्टर रेखा फ्रॉम GSSS काछुआ करनार। आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अपना 12th का पहला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग 12th में हो गए हैं। तो आज हम लोग अपना पहला टॉपिक करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी बेटा कि अर्थशास्त्र होता क्या है। हमने वैसे 11वीं कक्षा में भी ये किया था, लेकिन आज एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए इस अर्थ के अंदर क्या कहा जा रहा है, कौन से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जो कि दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है। अब मान लीजिए जो दुर्लभ साधन है, मान लीजिए जिनकी दुर्लभ संसाधन कौन से होते हैं, जिनकी जो पूर्ति होती है मांग से कम होती है, उनको हम दुर्लभ संसाधन बोलते हैं। और ये वैकल्पिक उपयोग कौन सी वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए जैसे चना है, उसे हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे खाने के लिए भी हो गया और पशुओं के लिए भी यूज होता है ये। इसी तरीके से दूध है, उसका दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, खीर भी बनती है, चाय भी बनती है। तो ये वैकल्पिक उपयोग वाली चीज़ें हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र के प्रकार। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेटा अर्थशास्त्र को दो समान भागों में प्रोफेसर रैगनर फ्रेश ने 1933 के अंदर बांटा। कब बांटा? 1933 के अंदर। किसने बांटा? प्रोफेसर रैगनर फ्रेश ने। और वो कौन कौन से दो भाग हैं उनको मैं बताती हूँ आप लोगों को। उनके दो नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो भी हम आगे करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि के व्यवहार का अध्ययन कराता है। अब देखिए व्यष्टि मतलब सूक्ष्म यानी कि छोटा। हम इसे ये भी कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र से हमारा अभिप्राय जहाँ आर्थिक इकाइयों उत्पादन, उपभोग, निवेश का सूक्ष्म स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि मतलब सूक्ष्म, छोटा, माइक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयां जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक उपभोक्ता की मांग, एक वस्तु की कीमत, इसे भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ ही अध्ययन करते हैं। आगे हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं बेटा? अब पहले अर्थ समझिए। समष्टि मतलब मैक्रो यानी कि व्यापक स्तर पर, वृहद स्तर पर, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य जैसे पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग आदि का अध्ययन कराता है। अब जो पूर्ण रोजगार की समस्या है वो एक पूरे राष्ट्र की समस्या है, जिसे हम बेरोजगारी की समस्या भी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इन सब का अध्ययन कहाँ होता है बेटा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होता है। आगे हम बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्कोप क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसका क्षेत्र क्या है, अध्ययन का क्षेत्र क्या है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम मुख्य रूप से तीन बातों का अध्ययन करते हैं बेटा। सबसे पहले उत्पाद कीमत, यानी कि किसी वस्तु का, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो उत्पाद है, उसकी कीमत बाजार के अंदर कैसे निर्धारित होती है, इस बात का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। दूसरा है साधन कीमत, यानी कि उत्पादन के बेटा चार साधन होते हैं, तो साधन बाजार के अंदर
साधन बाजार के अंदर उन चारों ही उत्पादन के साधनों की जो कीमतें हैं किस तरीके से निर्धारित होती है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्पादन के चार साधन कौन कौन से होते हैं। बेटा हमने ये 11वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ा और पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने इसे पढ़ा है। उत्पादन के चार साधन होते हैं। सोचिए कौन कौन सा होते हैं। चलो मैं एक बार से रिवाइज करा देती हूँ। उत्पादन के चार साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, उद्यम और श्रम। अब आगे है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इन तीनों ही बातों का व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ उत्पाद कीमत। उत्पाद कीमत मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत। और साधन कीमत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मजदूरी, किराया, लाभ, ब्याज। ये साधन बाजार में किस तरीके से इनकी कीमतें निर्धारित होती हैं, ठीक है। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला क्या था व्यष्टि अर्थशास्त्र में, उत्पाद कीमत, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत बाजार में कैसे निर्धारित होती है उससे संबंधित बेटा दो सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, दो सिद्धांत। पहला कौन सा है, मांग का सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, पूर्ति का सिद्धांत। अब देखिए मांग का सिद्धांत यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत हम कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए बेटा बाजार के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, डिपेंड करता है कि बाजार में उस वस्तु की मांग कितनी है। अगर मांग बहुत ज़्यादा है तो कीमतें ज़्यादा रखी जाएंगी। अगर किसी वस्तु की जो मांग का अभाव पाया जाता है बाजार के अंदर तो अनिश्चित रूप से जो उस वस्तु की कीमत है वो कम रखी जाएगी। तो मांग के सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे कि मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या है, मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व और मांग के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। इसी के अंदर हम मांग की लोच को भी पढ़ेंगे। आगे है पूर्ति का सिद्धांत। अब पूर्ति का सिद्धांत यानी कि जो बाजार होता है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत क्या रखी जाएगी, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि बाजार में उस वस्तु की पूर्ति कितनी है। अगर पूर्ति आसानी से हो रही है, मांग के अनुसार हो रही है, तो कीमतें कम जाएंगी। अगर मांग बाजार के अंदर ज़्यादा है और पूर्ति किसी वस्तु की कम है तो हमेशा ही कीमतें अधिक होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति का नियम, पूर्ति में परिवर्तन, इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आगे है बच्चे साधन कीमत। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साधन बाजार में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, इनकी कीमतें किस तरीके से निर्धारित होती हैं। सबसे पहले मजदूर की मजदूरी कैसे निर्धारित होगी। अब देखिए अगर किसी वस्तु जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, और उस मजदूर जो लेबरर है, जो मजदूर है, उनकी जो सप्लाई है, देखिए डिपेंड करेगा कि मजदूरों की मांग कितनी है और मजदूरों की पूर्ति कितनी है। अगर मजदूरों की मांग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, साधन बाजार में अगर मजदूरों की मांग बहुत ज़्यादा है तो मजदूरी आवश्यक रूप से ज़्यादा होगी, और अगर मजदूरों की पूर्ति ज़्यादा है तो मजदूरी कम रखी जाएगी। यानी कि जो श्रम होती है, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों ही साधन बाजार में साधन कीमत को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद है किराया। अब देखिए किराया किसे, अब जैसे जो आभास लगान है, ये मार्शल का कंसेप्ट है। किराया भूमि के लिए लगान दिया जाता है, हम इसे किराया भी कह सकते हैं, लगान भी कहा जाता है। और लगान किस लिए दिया जाता है, दुर्लभता के लिए दिया जाता है। और अब देखिए बच्चे की जो भूमि है वो एक दुर्लभ साधन है। देखो भूमि को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बढ़ा सकते, तो हमेशा जो लगान है, जो ठेका है, जो किराया है, वो दुर्लभता के लिए दिया जाता है। और मतलब कि पूर्ति कितनी है और मांग कितनी है, उसके आधार पर साधन कीमत का निर्धारण होता है। आगे है लाभ। और लाभ उद्यमी को मिलता होता है, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के पश्चात एक उत्पादक को कुल लागत कितनी हो रही है और कुल आगम कितनी हो रही है, दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। इसी तरीके से ब्याज, पूंजी पर हमेशा क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। अब ब्याज किसे कहते हैं,
ठीक है। ब्याज कितने प्रकार का होता है? ब्याज से जो ब्याज दर होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको निर्धारित करने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसे हम इस साधन कीमत के अंदर, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, अध्ययन करेंगे। आगे है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। जैसे मैंने अभी बताया, पहले मैंने डायग्रामेटिकली बताया था, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन 3 महत्वपूर्ण भागों के अंतर्गत किया जाता है। पहला उत्पादन कीमत, जो मैंने अभी बताया, जिसे हम मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि किसी बाजार में किसी उत्पादित वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, ये निर्भर करता है कि उस वस्तु की मांग बाजार के अंदर कितनी है और उस वस्तु की जो पूर्ति है वो बाजार के अंदर कितनी हो रही है। ये अभी हमने पढ़ा। आगे हम करेंगे साधन कीमत। साधन कीमत यानी कि साधन बाजार के अंदर मजदूरी, किराया, लाभ, यानी कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमतें किस तरीके से निर्धारित की जा सकती है, उसका हम अध्ययन साधन कीमत के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र से हमारा क्या अभिप्राय है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा अर्थशास्त्र जहां उन आर्थिक सिद्धांतों और उन आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है जो किससे संबंधित है? समाज के कल्याण से, यानी कि सामाजिक कल्याण से संबंधित हैं। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र से हमारा अभिप्राय है प्यारे बच्चों कि ऐसा अर्थशास्त्र जहां उन आर्थिक नीतियों या उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध सामाजिक कल्याण से है। अभी मैं बच्चों आप लोगों को बताती हूँ कि जो आर्थिक कल्याणकारी जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल, पीगू, पेरेटो, कोल्डर, इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो कल्याणकारी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कल्याण संबंधी सिद्धांत दिए हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, किसने बांटा है और कब बांटा है। फिर हमने अध्ययन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप के अंदर हमने मुख्यतः 3 बातों को पढ़ा। सबसे पहले उत्पादन कीमत, दूसरा साधन कीमत और तीसरा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। एक बार फिर से आप इसे ध्यान से सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद।